वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 10 मार्च शिफ्ट एक के प्रश्न। इससे पहले हम 10 शिफ्ट यानी 10 लेक्चर्स ले चुके हैं। 10 शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी 11वीं शिफ्ट है जो कि 10 मार्च शिफ्ट एक के पी बाई क्यू लेने जा रहे हैं। और आज का सेशन आपके लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को करेंगे। अभी मैं अपनी जो फोटो आपको दिख रही है उसे हटा दूंगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से उसको कंटेंट को समझ पाएँ। ये टेस्ट हैं, आप इनको ज़रूर लगा लीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत गज़ब लेवल का कंटेंट आपको इनमें देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू कंटेंट है। तो आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको जो बता रहा था, पीडीएफ जो पुरानी 10 पीडीएफ हैं, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे भी हमने अपलोड कर दी हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करा हुआ है, आप सीधा वहाँ से भी इनको कर सकते हो। और इसके साथ जो अभ्यर्थी टेलीग्राम पर हमसे जुड़े हुए हैं, पुरानी 10 की 10 जो पीडीएफ है 10 लेक्चर्स की, वो भी मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर आप देख सकते हो, टेलीग्राम पर अपलोड कर दी हैं। यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। और ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आप जब नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये पार्ट्स में करके। तो ये 10 की 10 वीडियोस आप देखिएगा, बहुत शानदार तरीके में हमने आपको ये सारा का सारा कंटेंट करवाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैं अपनी इस कैमरा थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे लाइटिंग की इशू है, तो मैं इसको वीडियो कैप्चर को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे से कंटेंट को देख पाएँ और आप समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो हम आ जाते हैं पीडीएफ पर। 10 मार्च शिफ्ट एक के प्रश्नों को आज हम करने जा रहे हैं। अब 10 मार्च शिफ्ट एक के हम जब प्रश्नों को करेंगे तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जब हमने एक फ्री टेस्ट आयोजित करवाया हुआ था, तब जो आपने टेस्ट लगाया हुआ होगा सबसे पहला वाला, उसमें इन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया था। हमने वहाँ पर बताया नहीं था, किस लिए इस वजह से नहीं बताया, काफ़ी सारे अभ्यर्थी पढ़ के आ जाते हैं पीडीएफ से, फिर टेस्ट लगाते हैं, तो वो अपना सही से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। ऐसे कुछ दो चार समझदार व्यक्ति होते ही हैं हर जगह। तो हमने बताया नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट पीवाईक्यू के हिसाब से चल रहा है। गणित करने जा रहे हैं, गणित के आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपके 31 से गणित स्टार्ट हो जाएगा। पहला वाला प्रश्न हम यहाँ पर यदि देखें तो आपका ये वाला 31 से स्टार्ट है। मैंने इनको वर्ड के फॉर्म में ले रखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ में, ताकि आपको कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। चलिए 10 मार्च शिफ्ट एक स्टार्ट करते हैं। और आप इनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट को ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। पीवाईक्यू के जो टेस्ट है उनका आप एक्सप्लेनेशन, आपने डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपने देखा हुआ होगा किस कदर उनको डिज़ाइन किया गया है। चलिए पहले वाले प्रश्न को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 10 से विभाज्य नहीं है, कौन निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है भाई। 10 से विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक आपका 0 हो, तो ये 10 से विभाज्य है। यही पूछा, 10 से विभाज्य है। यह नहीं है क्योंकि अंतिम अंक 1 है। यह भी विभाजित नहीं है, यह भी विभाजित नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है। कितना बड़ा नंबर दिया डराने के लिए, लेकिन 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको। अब करते हैं इस वाले प्रश्न को। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, बहुत बड़ी कलाकारी इसमें नहीं है। सबको 11 के रूप में लिख लेते हैं। अब पहले हम रूट में जो 11 है इसकी पावर 6 है, इसको आप जब रूट से बाहर करेंगे तो 11 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट में कोई भी नंबर होगा 2 का पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आप रूट 6 को ऐसे भी कर सकते हो। रूट 6 इंटू कितनी बार लिखोगे आप, 6 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, ऐसे करके आप 6 बार लिखोगे तो आपका 3 बार रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपका 11 की पावर 3 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है कि भाई रूट को आप 1/2 लिख सकते हो। जैसे 11 है, रूट को आप हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 है तो आपका यहाँ पे 11 की पावर 3 आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका बन जाएगा 11 की पावर 3। 11 की पावर 3 मल्टीप्लाई में ये आपका क्या बन जाएगा, 11 की पावर बताइए कितना, 6 बन जाएगा।
क्योंकि 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 2, और 121 की पावर 3 दी है, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी 11 की पावर 2 इंटू आपका 3 हो जाएगा, यानी 11 की पावर मल्टीप्लाई करोगे आपका 6 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है, 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 4 है। इक्वल में हमें बताना है 11 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं थोड़ा सा आज लिखने में थोड़ा इशू हो सकता है मतलब इसमें थोड़ा सा अभी मैं बाहर हूँ, और उस सिस्टमेटिक वे में इस टैब को मैं नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें समझ आएंगी बहुत अच्छे से। सिंपल है। अब पावर जब होती हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ऊपर बन जाएगा 11 की पावर 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, और नीचे 11 की पावर 4, 11 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये पावर 4 है ना, ये वाली पावर, इसको फिर से हम करते हैं। ये जो 11 की पावर 4 है ना नीचे वाली, ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, 11 की पावर 9, ये माइनस हो जाएगी ऊपर वाले में से, इक्वल में 11 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 11 की पावर 5 आ गया, यहाँ पे 11 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो बेस 11 है, यहाँ पर भी बेस 11 है, यानी दोनों का आधार समान है, तो जो पावर है वो भी आपकी समान हो जाएंगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 5। अगले वाले प्रश्न को करते हैं। दो लड़कों की आयु का योग 40 है, आयु कितनी है दोनों की, मतलब आयु का योग 40 है, एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, छोटे की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। साधारण सा प्रश्न है, हमें नहीं पता छोटे वाले की आयु क्या है, हमने मान ली छोटे वाले की आयु x वर्ष है। अब बोला कि एक जो है दूसरे से बड़ा है, यानी एक जो व्यक्ति होगा वो 10 वर्ष बड़ा होगा, छोटे वाले से यदि बड़ा है तो 10 वर्ष बड़ा ही होगा। तो दोनों की आयु का योग कितना है, हमें आयु का योग दे दिया गया है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 10 इक्वल में आपको दे दिया गया है 40। सिंपल है, 2x प्लस 10 हो जाएगा आपका इक्वल 40। 10 आपका उस तरफ चला जाएगा तो 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, x की वैल्यू आपकी आ गई 15। छोटे वाले की आयु कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 15, तो आपका राइट आंसर 15 आ जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन में आप कैसे जाते भैया, छोटे वाले की आयु को मान लेते आप 15। अब आपको तो पता है ना कि बड़ा बड़ा वाला जो है वो 10 वर्ष बड़ा है, यानी वो हो जाएगा कितने का, 25 का हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करके देखो क्या 40 बन रहा है, यदि 40 बन रहा है तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले को जब आप वेरीफाई करते तो पहला वाला तो कितना 25 हो जाता, ये दूसरा वाला 10 वर्ष बड़ा है, एक व्यक्ति 10 वर्ष बड़ा भी है तो 35 का होता। इनका योग करोगे तो आपका ये तो 60 आ गया, यानी ये तो योग बहुत ज्यादा आ गया, यानी आपका 15 आंसर होगा। ऑप्शन से भी हमने इसको देख लिया। अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या आपको दी गई है, एक हम ये आप पहिया बनाएंगे वृत्ताकार, इसकी आपको रेडियस दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर दी गई है, ध्यान रखिएगा 21 सेंटीमीटर, और 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा, ये हमको बताना है। अब ये बात बताइए, इसकी परिधि तो हम निकाल ही सकते हैं ना, इसकी परिधि निकाल लेंगे, और टोटल जितनी भी हम यात्रा कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ, जो आपसे रेवोल्यूशन पूछा हुआ है, चक्कर पूछा हुआ है, आप वो बता पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप परिधि निकाल लीजिए इस वृत्ताकार पहिए की। कैसे निकालते हैं, वृत्ताकार पहिए का फॉर्मूला, जो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि का, सरकमफेरेंस का। तो निकालने के लिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपके पास 21, अभी सेंटीमीटर में खेल चल रहा है अपना, कैंसिल कर दो, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब 3 दूनी आपका 6 इंटू 22 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि इससे हमको डिवाइड करना है। चलिए अब चक्कर की संख्या पूछी ना, चक्कर बताना है, तो हम क्या करेंगे, कितना चल रहा है, 924 मीटर चल रहा है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, हाँ कर दीजिए, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको मीटर से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिया, इसमें बदल लिया, इसको भी हमने सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट हमने समान कर ली। तो 6 इंटू 22 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो ब्रथ है उसकी परिधि से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो भैया डिवाइड हो रहा है क्या, 6 से चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 से चला जाएगा, 6 एकम 6, उसके बाद में 3 बचा,
32 बचेगा, 6 पंजे 30, 2 जाएगा, 6 चौके 24, 154 बचा। आप 22 से इसको कैंसिल कर दो या 11 से कर लो, आपको 22 का नहीं आ रहा, 11 का तो आता है, 11 दूनी 22, 11 से ये 154 को काटो, 11 एकम 11, 4 जाएगा, 11 चौके 44, फिर 2 से आप कट करो 7 बार में, तो आपका ये पूरा कट के 7 आया, 7 इंटू आप 100 करोगे तो आपका 700 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वाले को करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न आया हुआ था। आपको 3 समीकरण दिए गए हैं और आपसे पूछा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा या फिर 0 आएगा। चलिए ऐड करते हैं। आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। x प्लस वाई प्लस जेड आपसे पूछा गया है, क्या इनको ऐड करने पर बन रहा है क्या? ऐसा कुछ कॉमन बने कि आपका हो जाए। हाँ, ऐड कर लेते हैं सभी को हम। देखिएगा, तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो x वाला 2x में ऐड होगा, 3x में ऐड होगा, 3 2 5 और 1 6x बन जाएगा। हाँ, y वाला करेंगे। कल से थोड़ी सी सर्दी हो रही तो सर्दी खांसी चल रही थोड़ी सी। 2y 3y और y को ऐड कर लीजिए, ये भी फिर आपका 6y बन जाएगा। फिर z वालों को ऐड करेंगे, 3z z 2z, ये भी आपका 6z बन रहा है इक्वल में। इनको ऐड कर लो, 14 11 और 11 को 6 और आपका 3 36 बन जाएगा। 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका आ जाएगा 36। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, कितनी आ जाएगी? 6 से डिवाइड कर दोगे 6 आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है। इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहला वाला तरीका बहुत डिटेल्ड वाला देख लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपसे तरीके बनने चाहिए। कल एक मैंने क्वाड्रेटिक के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, पावर दो हाईएस्ट। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। आपने पढ़ा हुआ होगा, पहले प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें आपको ये बताना है, तो आपने अल्फा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा बीटा। आपको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, यानी इसको आप माइनस कर देंगे। तो पहली बात तो इसको, इस क्वाड्रेटिक को इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 7। कितनी देखने को मिल जाएगी? 7। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 7 में लिख दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करोगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट ये है, x का गुणांक 7 है, x का गुणांक अल्फा प्लस बीटा है, माइनस माइनस तो है ही, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अल्फा बीटा आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी 12 आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर सीधा रख रहा हूं मैं, 49 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 7 करोगे तो 2 इंटू 7 आपका 14 हो जाएगा। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। सिंपली कर लोगे भैया, 49 में से 14 माइनस कर लोगे तो आपका कितना आ गया? 25। देखो 9 में से आपका ये 35, सॉरी कितना आ गया? 35। 9 में से 4 गया आपका 5 बचा, 4 में से 1 गया आपका 3, यानी 35 आपका जहां पर भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने कुछ मिस्टेक करी क्या? चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 49 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम, हाँ सॉरी हमने मिस्टेक करी, हमने 7 ही पुट कर लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक, ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम देख कर लेते हैं इसको सही। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हम 12 करेंगे तो 2 इंटू 12 होगा तो 24 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आपका ये 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 आ गई। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं इसी का, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला तरीका बहुत मतलब एक ट्रिकी तरीका है, लेकिन वो जो ट्रिक है क्वाड्रेटिक में हर जगह आपकी अप्लाई होती है। ठीक, बस 30 सेकंड लूंगा।
आप मुझे बताइए 12 को हम किस किस में तोड़ें कि जब प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो आपका AC आ जाए, AC यानी 12 बन जाए, 12 आपका आ जाए। चलिए इसको करते हैं, देखिएगा। देखो भाई, दो तरीके देख लो, जब प्लस और माइनस करें तो क्या आ जाए, 20 का टर्म आ जाए, यानी एक्स का कोफिशिएंट आ जाए जो कि -7 है, और जब मल्टीप्लाई करें तो आपका AC आ जाए। AC क्या है, ए की वैल्यू तो 1 है, उसी की वैल्यू 12 यानी 12 आ जाए। तो आपको 12 को ही तोड़ना है, 4 में और 3 में तोड़ लूँ, 4 तिये 12 हो जाएंगे। माइनस का 7 चाहिए तो दोनों को माइनस का ले लें हम, ठीक। -7 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। -7 और -3 को जब आप ऐड करोगे तो माइनस का 7 बन जाएगा। और मैंने तरीका बताया था, जब आप तोड़ लो इनके साइन चेंज कर दो, तो पहला वाला तो ये बन जाएगा, दूसरा वाला आपका 3 बन जाएगा, ठीक। पहला वाला रूट आपको ये मिल गया, दूसरा वाला रूट ये मिल गया, स्क्वायर कर दो, यानी अल्फा ये मिल गया, बीटा ये मिल गया। अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आप इनको ऐड कर लोगे तो आपका 25 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मैं हमेशा इस तरीके को अपनाता, उस वाले तरीके को नहीं अपनाता। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, कुछ 2-3 होंगे, वो लोग नेगेटिव वे में कमेंट कर देंगे। मिस्टेक्स होती हैं, 1-2 क्वेश्चंस में हो जाती हैं, लेकिन अपन सुधार ना करें, वो सबसे बड़ी गलती है। अब 20-25 का वर्गमूल है, दो तरीके बताता हूँ आपको। द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। 46 होगा, 45 होगा, 92 होगा। आप ना चाहो तो इसका स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर करके देख लो भाई। 6 का इकाई अंक देखो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 यानी इकाई अंक आपका 6 बनेगा, तो ये होगा नहीं। 5 का कर लो, 55 25 यानी 5 का इकाई 45 इंटू 45, देखो चलो बता देता हूँ पूरा। 46 गुणा 46 करना चाहिए कि आपका ये आ जाए, ठीक। तो 6 और 6 मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, इकाई अंक तो 5 बन नहीं पा रहा। 45 वाले में बन रहा है, 92 वाले में बन जाएगा आपका, 2 दूनी 4 नहीं बनेगा। 82 वाले में भी आपका नहीं बनेगा, राइट। अब हम जो दूसरा तरीका बताने वाले देखने वाले हैं, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, क्योंकि देखो 5 का आप जब स्क्वायर करोगे, 45 इंटू 45 आप जब करोगे, तो 5 इंटू 5 करोगे तो आपका इकाई अंक का आएगा 5, इकाई अंक का आएगा आपका आएगा 5, तो यहाँ पर भी इकाई अंक है 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसको रिवर्स तरीके में देख लिया, बट एक ट्रिक देख लेते हैं हम। वैसे तो इसमें ट्रिक लग रही थी, देखो भैया 25 आ गया तो 5 बनेगा, 4 पंजे 20 होता है, ये 4 आपका रहेगा। मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये। 45 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंतिम अंक का वर्ग कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये कब निकालेंगे, जब इकाई का अंक 5 हो। वर्ग निकालने की ट्रिक समझिएगा, जब इकाई का अंक 5 दिया गया हो, तो आप इकाई के अंक का स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा। और इस अगले वाले अंक को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20 आ जाएगा। 20 25 आ गया, हमें दूसरा निकालना, 15 का वर्ग याद नहीं है मान लीजिए। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो 55 25, और एक का इससे बड़े नंबर से, यानी इससे बड़ा नंबर क्या है 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो हम एक और नंबर का निकाल लेते हैं, हम 65 का निकाल लेते हैं भैया वर्ग। 65 का कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग करोगे तो 55 25 आ जाएगा, इस 5 का वर्ग करके लिख दिया। अब 6 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, एक बड़े नंबर से करोगे, तो 6 7 है आपका यहाँ पे 42 आ जाएगा, 7 छिंग आपका 42 आ जाएगा, 42 25 आपका 65 का आ गया। तो वैसे सिंपल था ये तरीका। अगला वाला, अ कॉन इज, एक शंकु है। शंकु क्या है, समतल आकृति है, वक्र है, ठोस आकृति है, या फिर ये एक रेखा है। देखिए रेखा तो ये होती बिल्कुल नहीं, कर्व लाइन है क्या शंकु, नहीं है, हम शंकु बना लेते हैं। ये हमने बना लिया शंकु, ठीक। अब शंकु या हम बात करें, जो कॉन वाली आपने आइसक्रीम देखी हुई होगी, आप उसको इमेजिन करिएगा। क्या वो समतल होती, नहीं होती। कर्व होती, नहीं होती। लाइन होती, नहीं होती। वो होती सॉलिड फिगर, एक ठोस आकृति होती, 3D होती। क्या होती है, 3D होती है। बाकी आप इनको पढ़िएगा, बहुत डिटेल्ड में दिया गया है। जब बात आ गई शंकु की, कौन की बात आ गई, तो कौन के कुछ फॉर्मूलास याद रखना। इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल। इसकी जो स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई होती है, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक और फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका आयतन, वॉल्यूम, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। अगले वाले प्रश्न को करेंगे हम, इनको पढ़ लेना, बहुत शानदार सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 95 संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से भी तो जा सकते हैं, हमको क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो पहले वाले को करते हैं 30 का स्क्वायर,
-29 का स्क्वायर। इनके वर्गों का हम अंतर निकाल लेते हैं, जिस जहां से भी 45 आ जाएगा वही राइट आंसर आएगा। पहला वाला करो। एक फॉर्मूला पड़ा हुआ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। सभी का डिफरेंस देखो 1 है, सभी का डिफरेंस 1 है। ए प्लस बी करोगे तो 9 आ जाएगा, 59। उसके बाद आप ए माइनस बी करोगे, यानी 30 में से 29 करोगे तो इंटू में 1 आएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो हम केवल प्लस करके देख लेते हैं। तो 59 आया, नहीं बना काम। इसमें भी आप प्लस करके देख लो भाई। आप भाई 26 का स्क्वायर करोगे माइनस 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको ए प्लस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 25 और 26 को ऐड करोगे तो इकाई अंक का तो एक बन रहा है, हम इकाई अंक से जा रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा काम। 24 और 25 को करोगे भैया, 25 का स्क्वायर करोगे आप, 24 का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करना पड़ेगा आपको। 25 और 24 को ऐड करोगे तो इकाई अंक तो यहाँ पर 9 बन रहा है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। अब 47 और इस वाले को चेक कर लेते हैं भैया, 48 का स्क्वायर करोगे माइनस 47 का स्क्वायर करोगे, यानी आप ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करोगे। हम पहले इकाई अंक चेक कर लेते हैं, क्या पता ऐड करने पे ये आ जाए, क्योंकि ए माइनस बी पे तो मल्टीप्लाई करने पे बनाएगा, कोई मतलब नहीं। 7 और 8 को ऐड करोगे 15 का 5, यही आपका आंसर है, डी। अगले वाले को करते हैं अब हम। तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? दो तरीके हैं इसके भी। आप तीन पूर्णांक मान लो, पहला वाला x मान लो, दूसरा वाला आप x प्लस 1 मान लो, अगला वाला आप x प्लस 2 मान लो। ठीक, इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। मैं ही कर दे रहा हूँ ना ऐड। इन सभी को ऐड कर लेते हैं अपन। ऐड करने पे कितना आना चाहिए भाई? 54 आना चाहिए। ऐड करो, x और x को ऐड करोगे 3x आ जाएगा, नंबर को ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 54 आपका। 3 आप माइनस कर दोगे तो 3x इक्वल आपका आ जाएगा 54। 54 माइनस 1 मतलब माइनस 3, तो आपका 51 आ जाएगा। 3 से आप डिवाइड कर दो, आपका 17 आ जाएगा। x कौन सी वाली? सबसे छोटा वाला है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है, यानी आपसे पूछा 17 प्लस 2 जो कि होगा आपका 19। ऑप्शन से भी जा सकते थे आप, सिंपल तरीका था। मान लो सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा 18 होगा, इससे छोटा 17 होगा, सभी को ऐड करके देख लो, 54 आ गया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले वाले को करते हैं अपन। सालीजा अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करती है। उदाहरण के लिए 0.30, कॉमा 0.3 से बड़ा है, सबसे संभावित कारण क्या है? निम्न बुद्धिमत्ता भागफल, ध्यान की कमी, दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा। और ये वाला प्रश्न आपने देखा हुआ होगा, जब हम पुरानी शिफ्टों को हल कर रहे थे तब भी ये पूछा गया था। बस यहाँ पे किसी जो बच्चे का नाम था वो कुछ अलग लिया हुआ था। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। शिक्षार्थियों में गणितीय सर्जनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप में उपयुक्त है? कौन सी? अनुसंधान परियोजना, वार्षिक परीक्षाएं, क्षेत्रीय भ्रमण, ओलंपियाड परीक्षा। ये कंफ्यूजिंग करने वाला प्रश्न आपको हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्जनात्मकता की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन योजना कौन सी अच्छी है? अनुसंधान पर देखिए, वार्षिक परीक्षा पे हम बात करें तो ये तो होनी नहीं है भैया। वार्षिक परीक्षाएं सर्वोत्तम तो नहीं होंगी किसी भी रूप में। क्षेत्रीय भ्रमण, ये ईवीएस होती तो हम एक हद तक कह देते कि ये, लेकिन मैथ में तो इसका ज्यादा लॉजिक हमें लगता नहीं है। ओलंपियाड हो सकता है, अनुसंधान भी हो सकता है, लेकिन अनुसंधान जो है ये अनुसंधान तो बहुत हायर लेवल पे चला गया। कहाँ पे चला गया? एक सेकंड निकाल लेते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे चला गया, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चला गया, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं हो। ओलंपियाड परीक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप पढ़ लेना, बहुत काम का कंटेंट है। मतलब यहाँ से आपकी बाकी गणित की और भी पेडागोजी कवर होगी इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया? शिक्षार्थियों से अपेक्षित अंतिम व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है। अच्छा प्रश्न था, किसी को याद होगा तो ही बनता, नहीं तो नहीं बनता। इसका आंसर होगा रॉबर्ट मैगर। अगला वाला करते हैं, आप पढ़ सकते हो बाकी सभी के बारे में। एक बैग में 50 पैसे के 15 सिक्के, 1 रुपये के 10 सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों का 1 रुपये के सिक्कों के साथ अनुपात बताइए। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 15 हैं। इसका अनुपात किसके साथ बताना है? 1 रुपये के सिक्कों के साथ। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 10।
कैंसिल कर लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3:2 आपका राइट आंसर। अगला वाला माइनस करना है, माइनस करना है। एक और ऑप्शन कहाँ छिप गया, हाँ 2 + 8pq, उसको भी देख लेंगे भाई। तो इनको घटाना है, इसमें से, इसमें से, में से इसे घटाना है आपको। यानी सीधी सी बात ये है कि यह आपका बड़ा सा माइनस लग जाएगा। मैं यहीं कर दे रहा हूँ भाई, आपका इसमें से आपको इसको घटाना है, तो मैंने ये कर दिया। माइनस से जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस का 6pq आ जाएगा, प्लस का 4p² आ जाएगा, -5pq² आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप। तो पहले नंबर वालों को कर लें, क्या प्लस का 10 है, प्लस का 8 है, यानी 18 वाला आंसर होगा। या तो ये होगा या फिर ये होगा। डी में तो आपका 2 वाला आ रहा था, तो ये तो होगा नहीं आपका। अब दो बचे, चेक कर लेते हैं। पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू वाला टर्म ही चेक करते हैं ना अपन। यहाँ पे माइनस का 2pq है, यहाँ पे माइनस का 6pq है। तो माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 8 बनेगा, यानी ये तो आपका होगा नहीं। तो ऑप्शन सी, पूरा चेक करना ही नहीं था हमको। अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा है आपसे, क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा, जब एचसीएफ बताना है तो पहले हम नंबर का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, नंबर का निकाल लेते हैं। नंबर क्या दिख रहा है, पहले वाले में आपको 20 दिख रहा है, ये पहले वाले में आपको नंबर दिख रहा है 20, दूसरे वाले में आपको 10 दिख रहा है, तीसरे वाले में आपको दिख रहा है 10। एचसीएफ बताइए, 10 10 20 का, इनका एचसीएफ आएगा 10, यानी या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब d-2 की पावर 4 है, यहाँ पे इनकी पावर 5 है, यहाँ पर इनकी पावर 5 है। तो आप देखो कॉमन, सबसे कम कॉमन पावर किसमें है, मिनिमम पावर यहाँ पे आप देखो 4 है। तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा। जहां तक उम्मीद करता हूं कि एचसीएफ वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे मैं एक और आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7। आपको मैंने 3 संख्याएं दी गई हैं, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में जो कॉमन पावर होती है ना, उसको लेते हैं। 2 की पावर 3 यहाँ पर है, क्या 2 की पावर 3 यहाँ पर भी होगी, हाँ यहाँ पर भी होगी। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या 2 की पावर 3 छिपी है, हाँ छिपी है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 3 सभी में कॉमन आ रही है। तो आपका राइट आंसर वही होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ होगा आपका 2 की पावर 3, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मैंने एचसीएफ का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है आपको। हालांकि इतनी वीडियोस हमने देखी तो आप समझ गए होंगे। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए ताकि मैं से विभाज्य हो। यहाँ पर आपको ए और बी के मान बताना है, ताकि ये जो दिया गया है ना, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस ax प्लस b x² -1 से विभाज्य हो। अब पहली बात तो ये है, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x² - 1, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x² - 1 का स्क्वायर। क्या ये ऐसे a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया ना, हाँ x+1 का बन गया और x-1 का बन गया। यानी ये जो नंबर है ना, x+1 से भी डिवाइड की कह रहे हैं, x-1 से भी और x+1 से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा है। किससे, x+1 से भी डिवाइड हो रहा है, x-1 से भी, प्लस वाले से भी, माइनस वाले से भी। यानी यहाँ पर हम इनको फैक्टर को x+1 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी। x की वैल्यू एक तो मिल जाएगी हमको -1, और एक इसको जब हम x-1 को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो एक हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 1 यहाँ से। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब दोनों को 1 बाय 1 हम पुट करेंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर आपकी। चलिए पहले -1 को करते हैं। -1 की पावर जब आप 4 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि जब कोई नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर 4 हो, मतलब 2 का मल्टीपल हो, 2 से डिविजिबल हो, तो आपका प्लस बन जाता है। यहाँ पर आपका माइनस बन जाएगा, -1 बन जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर विषम पावर है, यहाँ पर सम पावर है। जब सम पावर रहती है ऋणात्मक संख्या के ऊपर, प्लस बन जाता है। यहाँ पर आप जब -1 की पावर 3 करोगे तो क्योंकि विषम पावर है तो आपका -1 बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपका प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि x² यानी -1 का स्क्वायर करोगे बना जाएगा 8 1 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 है विषम में, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप -a आ जाएगा, क्योंकि a को a रखना पड़ेगा। क्या आ जाएगा आपका, माइनस का a आ जाएगा, और प्लस का b तो आपका है ही जिंदाबाद, राइट। इक्वल में आप 0 रख लो, ठीक।
यहाँ से आप सॉल्व करो, आपका आ जाएगा -a + b इक्वल में 1 से 1 कैंसिल, 8 को आप उस तरफ ले जाओ, माइनस का 8 आ जाएगा। इक्वेशन आपकी 1 बन गई। अगला वाला भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम। अब x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू का रख लो 1। वैसे मैंने ऑप्शन नहीं देखे, ये वाला ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, चलो हम बाद में वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, हम चाहें तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं, वेरीफाई करना है, फ्राई नहीं, वेरीफाई, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं ना अपन तो। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड वाली भी बना सकते हैं। ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो -1, और बी की वैल्यू आप +7 रखोगे, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, ये तो आंसर हो गए नहीं। हम एक ही क्वेश्चन में काम चला रहे हैं, हालांकि मैं पूरा बताऊंगा, ये तो आंसर होना ही नहीं। ए की वैल्यू -1 करोगे, माइनस पहले ही से था, -1 और रखोगे, प्लस बी की वैल्यू आप 7 रखोगे, तो 7 और 1 8, ये लेकिन प्लस का 8 बनेगा, तो आपका बी भी आंसर नहीं होगा। सी वाला चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू आप रखोगे तो -7, इक्वल में -8 लाना, क्या आ पाएगा, -1 प्लस माइनस -7। हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया, कुछ हमने मिस्टेक करी, इसमें हमको और वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, माइनस -1 प्लस -9 इक्वल में ऑप्शन से, देखिए यदि दो आपके फंस रहे हैं तो हमको और भी आगे चेक करना पड़ेगा, ये समझाना है यहाँ पर आपको। -8 लाना कि आ पाएगा, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 9, यानी आपका ऑप्शन से जाएंगे तो ये वाला भी हो गया, लेकिन ये वाला तो आंसर नहीं है, ये वाला भी नहीं, बस मुझे ये बताना था। हमने इसको चेक नहीं करा और हम सीधा ऑप्शन पे चले गए, जबकि ऑप्शन वाले में हमें चेक चेक करना पड़ेगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ये तो मैंने ऑप्शन से बताया कि आप चाहो तो एक इक्वेशन बना करके ऑप्शन से कर सकते थे इसको, लेकिन जब आपको दो इक्वेशन बनाना है और विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो वो विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो विधि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली। यानी इतना हम समझ गए, पहला वाला आंसर नहीं है, दूसरा वाला आंसर नहीं है। अगला वाला, x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, पावर 3 करोगे, 1 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, इक्वल 0। यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 2 10, ये आपका इस तरफ आएगा तो माइनस का 10। आप चाहो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, यहाँ पर आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब लेकिन अब दूसरे वाले को भी सेटिस्फाइड करे, दूसरे वाले को देखो, आपका पहला वाला जहाँ तक नहीं करेगा, a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू आप -7 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का 6 आएगा, ये आपका होगा नहीं। ये वाला रख के देखोगे तो आपका वेरीफाई कर जाएगा। a की वैल्यू आप रखोगे -1, बी की वैल्यू आप रखोगे -9, तो ये वेरीफाई कर जाएगा। -1 -9, ये आपका -10 दे जाएगा, यहाँ से हो गया। नहीं तो हम क्वाड्रेटिक को भी तो हल कर सकते हैं ना, हम सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर को भी हम, इस रैखिक समीकरणों को भी तो हल कर सकते हैं, एक्स और वाई ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसलिए 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ। चलिए, दोनों को ऐड कर लो आप, दोनों को आप ऐड कर लो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, -a प्लस बी इक्वल में -8 है। आप ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं करना, कैंसिल हो जाएगा, आपका 2b आ जाएगा। ऐड कर रहे हो माइनस का 10 और माइनस का 8, आपका माइनस का 18 बनेगा। इसको हम ऊपर कर लें, तो b की वैल्यू आपकी आ गई -9, बस b की वैल्यू -9 आ गई। आप क्या करोगे चेक करके, ये एक ही में तो दी है। अगला वाला करते हैं, अच्छा प्रश्न था, प्यारा सा। इसमें ट्रिप्लिकेट पूछा हुआ है, सिंपल होता है ट्रिप्लिकेट, यानी आपको क्यूब रूट कर देना इन सभी का। 27 का क्यूब रूट करोगे तो आपका 3 बनेगा, आप 8 का क्यूब रूट करोगे तो आपका 2 बनेगा, आप 512 का करोगे तो आपका ये 8 बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला वाला करते हैं, दूसरी कक्षा के बच्चों को समतल आकृतियों, उसके शीर्षों और किनारों से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लैक बोर्ड, 3D का जाल, क्यूब्स। यानी समतल आकृतियों से तात्पर्य है कि आप वहां पर बच्चों को वर्ग समझा रहे हैं, आप वर्ग समझा रहे हैं, आप बच्चों को आयत समझा रहे हैं, 2D, या आप बच्चों को वृत्त समझा रहे हैं, कोई सी भी 2D आकृतियां, तो आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, क्यूब्स का, जियो बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड आपका। ये देखिएगा जियो बोर्ड होता है, मैंने इमेज भी लगा रखी है ताकि आप समझ पाओ। आप ट्रायंगल बता सकते हो, आप वर्ग बता सकते हो, आप समानांतर चतुर्भुज बता सकते हो, आयत आप बता सकते हो जियो बोर्ड की सहायता से। बाकी चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या हैं?
जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसके दोष क्या हैं? शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, इसमें समय लगता है, यह किफ़ायती तरीका है, यह करके सीखने पर आधारित है। तो इसमें प्रदर्शन विधि क्या है? शिक्षक द्वारा की जाती है। इसमें टीचर ही एंगेज रहता है, एक्टिव रहता है, बच्चे नहीं। अच्छी विधि है, लेकिन जो शिष्य रहता है ना, उसको प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि एक्सपेरिमेंट मेथड में, प्रयोग विधि में मिलता है। तो इसका ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ सकते हो, प्रदर्शन पद्धति में शिक्षक या प्रशिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग या प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। इस पद्धति में छात्रों को खुद से प्रयोग करने का अवसर कम मिलता है। बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो। हार्वर्ड ने दैनिक पाठ योजना तैयार करने के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया। पहला कदम परिचय है, इंट्रोडक्शन है। मॉरिसन ने दैनिक पाठ योजना के लिए 5 चरण भी सुझाए। मॉरिसन द्वारा सुझाया गया पहला कदम क्या है? उद्देश्य लेखन, विकास प्रश्न, अन्वेषण या पुनः पूंजीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण करते हैं। इसमें पहले चरण में बच्चे अन्वेषण करते हैं। मॉरिसन ने पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 5 चरण सुझाए। उन्हें उनमें पहला चरण जो है अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन है। इस चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है। अगला वाला करते हैं। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, प्रतीकों, नंबर्स की बात करी, संक्रियाओं यानी ऑपरेशंस आपके प्लस माइनस जोड़ घटाना, ठीक, ये हो गए। प्रतीक सिंबल्स के बारे में, दो घड़ी की सुई के बारे में, विभिन्न सिक्कों आदि के बीच अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके सीखने को प्रभावित करने वाला विशिष्ट अवरोध है। कौन सा अवरोध होगा? खराब मोटर कौशल, ये भी तो हमें नहीं लग रहा। खराब मौखिक, ऐसा भी नहीं है। खराब दृश्य प्रसंस्करण क्षमता यानी दृश्य भेदभाव, स्थानिक संगठन और दृश्य समन्वय, ये हो सकता है। खराब भाषा प्रसंस्करण क्षमता यानी अभिव्यक्ति, शब्दावली, श्रवण प्रसंस्करण। श्रवण आपका ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला करते हैं। आप इसको पढ़ना, आपको बहुत गजब तरीके में चीजें और समझ आएंगी। अगला वाला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? कौन सी दो संख्याओं को बदलें? ऐसे हम प्रश्नों को बहुत कर चुके हैं, कर लेते हैं एक बार ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले 4 और 15 का बोला है, कर लेते हैं। 9 माइनस 3, 4 की जगह 15 आ जाएगा, प्लस 15 की जगह आपका 4 आ जाएगा, भागित 6। इनको हल करें तो -10 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब आप इनको ही डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपका ये पूरा पूरा नंबर तो आ नहीं पाएगा। तो ये तो आपका पहला वाला तो वैसे ही हट गया। दूसरा वाला, 9 को और 6 को बदलना है, तो 6 माइनस 3 गुणा 4 प्लस 15 भागित 9। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप 15 को 9 से डिवाइड करोगे फिर पॉइंट में आ जाएगा, मतलब एक पूरा पूरा नंबर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन नंबर सी को करके देखते हैं। हम्म, देखिए भाई, क्या है? 3 और 6, 9 माइनस 6 गुणा 4 प्लस 15 भागित 3, -10 लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। भाग दे लो, यहाँ गुणा कर लो। 9 माइनस 24 प्लस की 5 15, 5। 9 और 15 को जोड़ोगे तो प्लस का 14 माइनस का 24, यानी आपका माइनस का 10 आ गया। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ये भी अच्छा प्रश्न था। द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, किसके द्वारा जो लर्निंग है, एक्विजिशन है, ऑटोमेटिकली अटेन की जा सकती है? किसने कहा है ऐसा? संज्ञा कॉग्निविस्टिस्ट ने या बिहेवियरिस्ट ने? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा केवल ए, केवल एक आपका सही होगा। व्यवहारवादी ने व्यवहार के संबंध में कहा है, स्वतः अधिगम या अधिग्रहण की बात इन्होंने नहीं कही है। ये व्यवहार की बात करते हैं, ये वातावरण की बात करते हैं। इसको पढ़ो। संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत यह मानता है कि अधिगम अधिग्रहण मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, मस्तिष्क में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसे आत्मसात करता है। व्यवहारवादी का आप पढ़ेंगे तो यह एक प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है जो पर्यावरणीय उद्दीपनों और व्यवहारों के परिणाम स्वरूप होती है।
ठीक, राइट, इसका आंसर आपका केवल एक सही हो जाएगा। रेखीय व्यंजक के अतिरिक्त देखी गई एक बहुत छोटी, बहुत ही सामान्य त्रुटि 5y+3 = 8y है। इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है। अब लिपकीय त्रुटि तो कहीं हमें नजर नहीं आ रही। वैचारिक त्रुटियां कंसेप्चुअल, देखिए इंग्लिश में भी पढ़ना कितना आवश्यक है। कंसेप्ट, अवधारणात्मक त्रुटि नहीं लिखा उनने, कंसेप्चुअल वैचारिक लिख दिया। प्रक्रियात्मक त्रुटि, लापरवाह त्रुटि। तो इसका राइट आंसर होगा कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम है, बच्चा समझ ही नहीं पाया 5y+3 = 8y नहीं होगा, 5y+3y होता तब जा करके 8y होता। यानी वो कंसेप्ट नहीं समझ पाया, प्रोसीजर वो सही कर रहा होगा, कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी बाय होना था, तभी इनको ऐड करने पे 5 और 8, तभी हम इनको ऐड कर सकते थे। एक कांस्टेंट टर्म है और एक ऐसा टर्म है जिसके साथ वेरिएबल भी है, इनको साथ ऐड नहीं कर सकते थे। कंसेप्चुअल एरर है। ये वाला प्रश्न सिंपल सा है, इसको हम कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर, मैं दो बार 8 इंटू 8 लिख रहा हूँ, 8 इंटू 8 इंटू में क्या है 15 की पावर 2, यानी 15 इंटू हम 15 लिख लें सीधा। इनको डिवाइड करना है 24 से, यानी 24 इंटू 24 से। 8 से करोगे 8 तिया 24, 8 से करोगे 8 तिया 24, 3 से करोगे 3 5 15, 3 से करोगे 3 5 15। तो 5 और 5 का गुणा कर लो, आपका 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्षेत्रमिति की शुरुआत करते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फॉर्मूले लिखता है। फॉर्मूले लिख दी उसने पहले ही। यह दर्शाता है कि वह अनुसरण कर रही है निगमनात्मक दृष्टिकोण का, आगमनात्मक का। आप समझ गए होंगे इनका, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ये आगमन विधि, निगमन विधि के हम इतनी शिफ्टों में हमने प्रश्न देखे, बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिल गए। तो यहाँ पे आपका डिडक्टिव अप्रोच आ जाएगा, निगमनात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि यहाँ पर पहले नियमों को प्रस्तुत किया जाता है, नियमों के माध्यम से बनाए जाते हैं यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण और आगमन में क्या होता है, मैंने आपको याद भी करवाया था, नी से आपका बनेगा नियम, यानी पहले नियम, और इस आ से, आ का आप शुरू में देखो ऊ जैसा ये दिख रहा है, इससे बनेगा उदाहरण। ये चलता है आपका उदाहरण से, उदाहरण से उल्टा कर दो नियम की ओर। नियम की पहले उदाहरण दिए जाएंगे, फिर उन उदाहरणों के आधार पर नियम बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि शिक्षक बोर्ड पे क्या कर रहा था, पहले फॉर्मूलास लिख रहा था। एक आकलन में रैखिक समीकरणों पर एक शब्द समस्या में अंकुर को 0 अंक मिले, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में कितने अंक मिलते हैं, 0 मिलते हैं। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को, रैखिक से मतलब है मेरा 8y+3 = 20, इन समीकरणों को हल कर सकता है, इसको हल कर सकता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहा। शिक्षक को अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए, क्या टिप्पणी करेगा। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरण को हल कर सकता है, ये हो सकता है। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, इसलिए उसे परीक्षा फोबिया, ऐसा तो इससे कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा, ऐसा प्रश्न में दिया ही नहीं, कर पा रहा है, बस वर्ड में प्रॉब्लम हो रही। अंकुर घर पर पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ऐसा इसके आधार पे हम नहीं कह सकते। यदि नहीं पढ़ रहा होता तो बाकी प्रश्न भी उससे जो हैं इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं बनते। अंकुर रैखिक समीकरणों की अवधारणा को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, यह भी गलत है। इन सभी में बच्चे को नकारात्मकता के रूप में देखा जा रहा है, और जब भी बच्चे को गलत ठहराया जाएगा, वो आपका उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो आपका उत्तर होगा ए। उसको भाषा समझने में दिक्कत आ रही, वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आ रही। अगला वाला, कुछ स्थितियों में निगमनात्मक विधि एक व्यवहार्य विकल्प है, जो निम्न हो सकते हैं। यहाँ पे निगमनात्मक की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव की। अत्यधिक प्रेरित छात्रों के साथ व्यवहार करते समय हो सकता है, तब हम इसे उपयोग में लाएं। एक विशेष रूप से कठिन अवधारणा को पढ़ाना हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले नियम का प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए, ये भी पॉजिटिव है। ऑप्शन डी आप देखो भैया, दिए गए सभी विकल्प, यानी सब आपको पॉजिटिव लग रहे थे, और ऑप्शन डी में आपको दे भी दिया कि भैया ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। अगला वाला करते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, वैसे आपके लिए छोड़ने वाला था लेकिन नहीं छोड़ूंगा। मनोविज्ञान की सहायता से निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया।
मतलब हम कह सकते हैं कौन मनोवैज्ञानिक विधि है, सीधी सी भाषा में। मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, डाल्टन विधि या दिए गए सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी मनोवैज्ञानिक विधि हैं। मनोविज्ञान की सहायता से ही इनका विकास किया गया है। अब सबको समझ लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि क्या है? जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने विकसित किया था, विकासात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। यह विधि बच्चे के प्राकृतिक विकास स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करती है, वातावरण बनाने पर जोर जोर देती है जो आत्मनिर्देशित सीखने का समर्थन करता है। अब परियोजना विधि किसने दी? विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक का नाम याद करिए, कई बार पूछा जाता है इनके संबंध में। यह छात्रों को वास्तविक जीवन की परियोजनाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। डाल्टन विधि ये दी है हेलेन पार्क हर्स्ट ने विकसित किया, आत्मनिर्देशित सीखने और स्वायत्तता से संबंधित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित है। यह विधि छात्रों को कार्यों और परियोजनाओं पर अपनी गति से काम करने की अधिक स्वतंत्रता देती है। ठीक, ये हमने सारे प्रश्नों को देख लिया। और आप ये टेस्ट ज्वाइन करिएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, और ये प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम वाला माहौल है, इस वजह से खराश चल रही है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।